सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। आज हमारी जो है साइंस की सीरीज का जो है तीसरा लेक्चर आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी हम तीनों को जो है 30 दिन के अंदर ख़त्म करने वाले हैं। और इसी सीरीज में जो है पहले हमने फिजिक्स को स्टार्ट किया है और फिजिक्स की जो है 2 क्लास में ऑलरेडी करा चुका हूँ। आज हमारी जो है तीसरी क्लास होने वाली है जिसका नाम है द्रव्य पदार्थों के यांत्रिक गुण मेरे भाई। ठीक है, इससे पहले जो है मैं 2 चैप्टर करवा चुका हूं। पहले चैप्टर में सामान्य परिचय करवा चुका हूं और दूसरे चैप्टर में जो है मैकेनिक्स करवा चुका हूं। आज हम तीसरा चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है द्रव्य पदार्थों के यांत्रिक गुण। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इसको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको 2 चीजें बतानी जरूरी है। 2 चीजें क्या है, सबसे पहले एक नोटिफिकेशन आया है मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा सा आपको बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, नोटिफिकेशन है, किसका नोटिफिकेशन है? एक पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट। आपको पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, उनके लिए बता रहा हूं। ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट है ना। ठीक है, इसके अंदर एक वैकेंसी निकलती है, क्लर्क की वैकेंसी निकलती है मेरे भाई। ठीक है, वैसे तो ये हर साल नहीं निकलती है, 2-2 3-3 साल के बाद निकलती है। तो फाइनली जो है इसका नोटिफिकेशन निकल चुका है। 1265 के आसपास जो है वैकेंसी इसके अंदर रिलीज की गई है। अब आपको लग रहा होगा वैकेंसी बहुत कम है, बहुत कम नहीं है मेरे भाई, बहुत अच्छी वैकेंसी है। पिछला अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो इसका एचएसएससी सीईटी से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपका सीईटी पास नहीं है या फिर सीईटी में आपके कम मार्क्स है, इसका सीईटी से कोई लेना देना नहीं है। ये एक सेपरेट नौकरी है, सेपरेट ये एक वैकेंसी है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट जो है एक अलग आयोग बनाता है मेरे भाई। ठीक है, ट्रिपल एससी इसको बोलते हैं। ट्रिपल एससी नाम की एक संस्था है, यही जो है इसकी सारी देखरेख करती है। एग्जाम कैसे करवानी है, नोटिफिकेशन क्या निकालना है, सब कुछ यही करती है। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और स्पेशली अपॉर्चुनिटी उनके पास है जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी है ना, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। विद इन 6 मंथ के अंदर ये भर्ती पूरी कर लेती है और 6 मंथ के बाद जो है आपको आपके पास सरकारी नौकरी होगी मेरे भाई। छुट्टियां भी इसके अंदर काफी मिलती है, सरकारी छुट्टियां सारी आप सभी जानते हैं वो सारी मिलती है। सैलरी भी काफी अच्छी मिलती है। तो प्रॉपर जो है इसकी नोटिफिकेशन पर मैंने वीडियो बना दी है, आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, वैसे यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। कोई भी अगर आपका डाउट क्वेरी सजेशन हो तो आप इस भर्ती के रिगार्डिंग आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। मेरे हिसाब से ये फॉर्म आपको भरना चाहिए, डेफिनेटली भरना चाहिए। 1200 इसकी फीस है। ठीक है, फीस के ऊपर आपको नहीं जाना है, वैसे भी इतनी फीस इतने पैसे तो वैसे भी वेस्ट हो ही रही है मेरे भाई। ठीक है, तो एक अगर आपके पास चांस है तो ये चांस लेके देख लीजिएगा। थोड़ी सी अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है, समझ आती है, लिख सकते हो, तो डेफिनेटली ये भर्ती आप ही के लिए रहने वाली है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज क्या है, कल जो सेकंड चैप्टर था ना हमारा, सेकंड चैप्टर करवाया था मैंने साइंस के फिजिक्स का। कौन सा मैंने करवाया था, तो यहां पर मैंने मैकेनिक्स करवाया था मेरे भाई। ठीक है, मैकेनिक करवाया था, इसके कुछ क्वेश्चन करवाए थे। मैं उसके अंदर ये देख पाया, आप देख पाए या नहीं देख पाए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं खुद फील कर पाया वहां पे कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनका मैं प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से एनालाइज आपको करके नहीं बता पाया मेरे भाई। ठीक है, तो उसकी गलती मैं एक्सेप्ट करता हूं। वीडियो सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैंने बता दिया था, साइंस सीरीज देखो एक वाइड सब्जेक्ट है, एक स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट है और मुझे इतनी साइंस नहीं आती है। देखो साफ कहना सुखी रहना, और अपने बारे में जो आप सच जानते हो वो एक्सेप्ट भी करना चाहिए। जैसे मैंने एक्सेप्ट किया भाई, मैंने कुछ चीज़ कल शायद स्किप कर दी थी, नहीं उतने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया था जितनी सी इंडिया जीके में एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये मैं अपनी गलती मानता हूं और इसीलिए मैंने अपनी गलती को सुधारा। तो यहां पे मैं प्रॉपर चीजें आज लिख के लेके आया हूं मेरे भाई। ठीक है, प्रॉपर चीजें लिख के आया हूं, प्रॉपर चीज लिख के इसलिए लेके आया हूं ताकि आपको चीजों का मतलब समझ आना चाहिए मेरे भाई। डेफिनेशंस आपको समझ आनी चाहिए, तभी आप किसी चीज को आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। वैसे रटने का या फिर ट्रिक का कुछ देर तक ये चीजें सही लगती हैं, लेकिन लंबे टाइम की अगर आप देखोगे ना तो आपको चीजें समझनी पड़ेगी, डेफिनेशन आपको पढ़नी पड़ेगी, तभी ये चीजें आएंगी। मोस्टली मैंने थोड़ा सा टाइम अपना और लगाया और इस पीडीएफ को थोड़ा सा सुधार के लेके आया हूं। अब ये पीडीएफ तो है शायद आपको अच्छी लगे। अब कैसे आपको समझ आना चाहिए, फॉर एग्जांपल यहां पे एक साइन लगा हुआ है ये, ठीक है, ये साइन लगा हुआ है। अब ये साइन बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं किसी को नहीं पता और किसी को हो सकता है पता भी है। मोस्टली बच्चों को मैं कह सकता हूं कि ये साइन नहीं पता होगा किसका है। तो यही मैं कह रहा हूं कि जब तक आपको इन चीज़ों का मतलब नहीं आएगा ना कि ये साइन किस चीज़ का है, तब तक चीज़ें आप रट्टा ही मारोगे और वो रट्टा जो है लॉन्ग टाइम तक नहीं रहने वाला। ठीक है, इसीलिए हमेशा से बोलता हूं एनसीईआरटी पढ़ो और जितना हो सके एक एक शब्दों का मतलब समझना सीखो मेरे भाई, तभी ये चीज़ें बेनिफिशियल रहेंगी आपके लॉन्ग टाइम के लिए। आई बात समझ में? तो मैं थोड़ी सी चीज़ें इस बार ठीक करने की कोशिश करूंगा और अगली बार जो है देखते हैं साइंस का, अगली बार देखेंगे, इतना लंबा नहीं जाना है। बाकी अगली बार फोकस मैं इसी पे करूंगा यार, इंडिया जीके पे और
इंडिया जीके पे और हरियाणा जीके पे ही फोकस हम करेंगे, क्योंकि जो चीज़ आपको अच्छे तरीके से आती है उसी पे फोकस करना चाहिए। बाकी मेरा काम है आपको कंटेंट प्रोवाइड करना। हाँ, कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगी, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, इतना विश्वास रखिएगा। ये जो आपकी सीक्वेंस वाइज क्लास ले रहा हूँ ना, ये आपको नहीं मिलेगी। पूरे क्वेश्चन आपको दे दूंगा और आपके एग्जाम से पहले वन लाइनर शॉर्ट जो थ्योरी होती है ना, वन लाइनर जो होती है, जो वन लाइनर जिसको बोलते हैं ना शॉर्ट, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बस आपका काम है पढ़ना मेरे भाई, ठीक है। डिटेल में नहीं जाना है, डिटेल में एचएसएससी पूछेगी भी नहीं मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलने से पहले थोड़ा सा अप्रिशिएट मेरे लिए भी कर दिया करो, मेरे मोटिवेशन के लिए, मेरे हार्डवर्क के लिए, ठीक है। बोलना ना पड़े आपको, क्या करें, बोलना पड़ता है मेरे भाई, ठीक है। और लाइक और शेयर कर दिया करो मेरे भाई दबा के। कुछ ही बच्चे जो है लाइक और शेयर करते हैं, जबकि मेहनत बहुत लगती है इस पीडीएफ को रेडी करने में मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आपके लिए सारा काम मैं ऐसे ही करता रहूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेहनत मैं करूँगा, आउटपुट आपको मिलना चाहिए मेरे भाई। मैं नहीं कहता कि आप मेरे पास ही पढ़ो, डेफिनेटली आप सबके पास पढ़ो भाई, सभी के पास ज्ञान है। जितना आप नॉलेज ले सको उतना आपके लिए कम है मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? ब्रह्मांड में द्रव्य मैटर की वह कौन सी अवस्था है जो आंशिक रूप से आयनीकृत गैस होती है और जिसमें इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से घूमते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? प्लाज्मा द्रव्य की चौथी अवस्था है। चलिए आंसर तो आपको पता लग गया होगा। इसमें परमाणु उच्च तापमान पर आयनीकृत हो जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का एक स्वतंत्र समूह बनता है। तारों और सूर्य में पदार्थ इसी अवस्था में जो है होता है मेरे भाई। सबसे पहले आपको याद रखना है भाई, कितनी जो है अवस्थाएं होती है मुख्य रूप से, ठीक है। मुख्य रूप से अगर आपसे पूछे ना कितनी अवस्थाएं हैं साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर कितनी अवस्थाएं हैं, तो आप बताएंगे 3 मेरे भाई, ठीक है। 3 अवस्थाएं आप बताएंगे। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी बताएंगे? पहली बताएंगे आप ठोस, दूसरी बताएंगे आप द्रव्य, और तीसरी आप कौन सी बताएंगे? गैस बताएंगे मेरे भाई, ठीक है। इनके अलावा भी 2 और जो है अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, 2 अन्य अवस्थाएं, 2 अन्य अवस्थाएं। तो 2 अन्य अवस्थाएं कौन कौन सी होती है? एक तो प्लाज्मा होती है, जो चौथे नंबर की होती है मेरे भाई, ठीक है। ये चौथे नंबर की होती है। इसी क्वेश्चन में प्लाज्मा जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर हो जाएगा। अब आप कहेंगे 5वीं अवस्था कौन सी होती है? तो ये जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट लिखी है ना, ये आपकी 5वीं अवस्था है मेरे भाई, ठीक है। ये चौथी अवस्था होगी और ये आपकी 5वीं अवस्था होगी, ठीक है मेरे भाई। ऐसे ही आपको पढ़ना है। चौथी अवस्था प्लाज्मा होगी और 5वीं अवस्था कौन सी होगी? बोस आइंस्टाइन होगी मेरे भाई, ठीक है। आइंस्टीन हो गई मेरे भाई, ठीक है। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर है? आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी ये यहां पे लिख भी दिया गया है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह बाह्य बल हटाने पर अपनी प्रारंभिक आकृति और आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है, क्या कहलाता है? फॉर एग्जांपल भाई रबड़ या फिर स्टील ले लो, सबसे बड़ा एग्जांपल, मैंने आंसर ही बता दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब स्टील या फिर जो है रबड़ होता है ना, उसको क्या करेंगे आप? जैसे कि कोई इस अवस्था में है, ठीक है, आपने खींच को और उसको बड़ा बना दिया, ठीक है, आपने खींचा और इसको और बड़ा बना दिया, लेकिन ये दोबारा अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने की कोशिश करता है मेरे भाई, ठीक है। यहां पे यही लिखा गया, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह बाह्य बल हटाने पर अपनी प्रारंभिक आकृति, मतलब ऐसे खींच के आपने इसको ऐसा बना दिया, लेकिन ये अपनी पुनः यही आकृति शेप जो है पाने की कोशिश करता है। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको मेरे भाई क्या कहा जाता है? प्लास्टिसिटी तो नहीं कहा जाता, श्यानता भी नहीं कहा जाता, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इल का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए पहले एक ही लाइन में लिखी थी, सेकंड चैप्टर जो मैंने इससे पहले कराया था ना, उसमें एक ही लाइन की जो है व्याख्या लिखी थी, उससे क्लियर नहीं हो रहा था। अब मैंने 3 लाइन यहाँ पे लिख के दी है, इससे कुछ आपका क्लियर होगा। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना इसको। देखो, ठोसों के यांत्रिक गुण के अनुसार जब किसी पिंड पर बाह्य विरूपक बल लगाया जाता है, मतलब किसी चीज पर आप जो है बाहर से जो है बल लगाते हैं, तो उसका आकार बदल जाता है। जाहिर सी बात है, मैंने यहाँ पे करके दिखाया, पहले ऐसी चीज थी, उसके बाद आपने बाहर बल लगाया तो ये चीज ऐसी हो गई। बल हटाने पर अगर आपने इसका जो है, जो इस पर बल लगाया था ना, उसको हटा लिया, यदि पिंड अपनी मूल आकृति और आकार को पूरी तरह वापस पा लेता है, मतलब इसको अगर आपने बाहर बल हटा लिया और दोबारा से इसने अपनी यही आकृति और
रूप ले लिया तो इस गुण को प्रत्यास्था कहते हैं। अब आपको इलास्टिसिटी की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। सिर्फ इतना ही मैं आपको समझाना चाहता हूं, किसी भी चीज की आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, सिंपल भाषा में आपको समझ आना चाहिए, तो ही वो चीज आप कर पाएंगे, तो ही उस क्वेश्चन को जो है आप सोल्व कर पाएंगे। अब फॉर एग्जांपल मान के चलो आपको प्रत्यास्था की जो है डेफिनेशन पता होगी ना, तो काफी इजी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में काफी इजी तरीके से बता रखा है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण बाह्य बल हटाने पर वह अपनी प्रारंभिक आकृति और आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको जो है प्रत्यास्था बोला जाता है। इसीलिए मैं ये चीजें थोड़ी सी स्पष्ट लिख के लेके आया हूं आसान भाषा में, ताकि चीजें आपको समझ आए मेरे भाई, ठीक है। इस गुण को प्रत्यास्था कहते हैं। स्टील और रबड़ इसके प्रमुख उदाहरण हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी इंपॉर्टेंट है। हुक के नियम, ठीक है, हुक का एक नियम है, इसके अनुसार प्रत्यास्था यानी कि इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं कि सीमा के भीतर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, प्रतिबल विकृति। अब ये बीच में जो ऑप्शन है, बीच में जो सिंबल है, इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रोपोर्शनल टू बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल टू बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, समानुपातिक बोलते हैं, ठीक है, समानुपातिक बोलते हैं, ठीक है। चीजें आपको पता होनी चाहिए इस शब्द का क्या मतलब है, तभी चीजें आपके काम आएंगी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा वो देखते हैं, चलिए। हुक के नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, फॉर एग्जांपल वही बात है, किसी चीज पर हमने बल लगाया तो उसमें आने वाला खिंचाव, मतलब जब हम बल लगाएंगे तो किसी चीज में खिंचाव तो आएगा ना, या बदलाव, विकृति, बदलाव को क्या बोलेंगे, विकृति, उस पर लगाए गए बल प्रतिबल के सीधे अनुपातिक, अनुपातिक समानुपातिक, अनुपातिक या फिर समानुपातिक दोनों एक ही चीज है मेरे भाई, ठीक है। शर्त यह है कि वस्तु को उसकी क्षमता से अधिक न खींचा जाए। जाहिर सी बात है, अगर उस वस्तु को, फॉर एग्जांपल एक रबड़ है, चोटी में लगाने वाला जो रबड़ होता है ना, आपने देखा होगा लड़कियां चोटी में रबड़ लगाती है, अगर उसको हद से ज्यादा आप खींच दोगे तो क्या होगा, टूट जाएगा ना। वही चीज ये कह रहा है कि वस्तु को उसकी क्षमता से अधिक न खींचा जाए, प्रत्यास्था की सीमा, वही प्रत्यास्था की सीमा मतलब एक लिमिट तक खींचा जाए। उसके बाद क्या है, ये देखो, एनसीईआरटी कक्षा 11 भौतिक के अनुसार इसे एक स्प्रिंग के उदाहरण से आसानी से समझा जा सकता है। आप स्प्रिंग को जितना ज्यादा खींचेंगे या दबाएंगे वह आपस में अपनी जगह पर आने के लिए उतना ही ज्यादा उल्टा बल लगाएगी। यदि आप बल हटा लेंगे तो वस्तु आपस में अपने पुराने आकार में आ जाएगी मेरे भाई, ठीक है, समझे। यहां तक सारी चीजें, प्रत्यास्था का ये गुण था, वैसे मैंने ऊपर भी बता दिया था। अब आसान फार्मूला इसका यहाँ पे देखो, गणितीय रूप में प्रतिबल ये प्रोपोर्शनल है, विकृति स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन लिखा जाता है, ये फार्मूला है भाई, याद रखना, ठीक है। प्रत्यास्थ गुणांक जब समानुपाती, ये समानुपाती बोलते हैं प्रोपोर्शनल को हिंदी में, का चिन्ह सिंबल हटाते हैं तो एक नियतांक, नियतांक बोल लो या फिर स्थिरांक बोल लो, दोनों एक ही चीज होती है। इसको इक्वल का साइन लग जाता है जब ये सिंबल हटता है ना, ये सिंबल हटता है तो एक नियतांक या फिर स्थिरांक इक्वल, ई इक्वल, ये मल्टीप्लाई है भाई, स्टार का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। यहां ई को प्रत्यास्थ गुणांक जो है कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। सीमा की बात करूं तो यदि किसी वस्तु पर बहुत ज्यादा भारी बल लगा दिया जाता है तो वह हमेशा के लिए टेढ़ी हो जाएगी या फिर टूट जाएगी, तो तब जो है यह नियम काम करता है। आई होप यहां तक सारी चीजें समझ आई होंगी। बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं, और ये जो सारी डेफिनेशन लाई गई है ये सारी एनसीईआरटी के हिसाब से ही लाई गई है मेरे भाई। आई बात समझ में। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है मेरे भाई, पानी की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल होती हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछता है वनडे एग्जाम्स में कि भाई पानी की बूंदें जो होती है ना वो गोल किस कारण होती है, तो आपको बताना पड़ेगा भाई पानी की बूंदें होती है ना वो गोल पृष्ठ तनाव के कारण होती है मेरे भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन तो यही बन गया। इसके बाद हम चलते हैं, पृष्ठ तनाव का मुख्य कारण क्या होता है। पृष्ठ तनाव का मुख्य कारण ये होता है, ये जो बूंद होती है ना, ये दो एक छोटी छोटी बूंद होती है, ये छोटी छोटी जगह में बहुत अपना कम से कम यानी कि मिनिमम से मिनिमम जो है जगह घेरने की कोशिश करती हैं, इन्हीं को पृष्ठ तनाव बोलते हैं। पृष्ठ तनाव की डेफिनेशन क्या होगी, पृष्ठ तनाव की यही डेफिनेशन होगी, जो वस्तु जो है मिनिमम से मिनिमम यानी कि कम से कम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करेगी उसी को जो है क्या बोला जाता है, उसी को पृष्ठ तनाव बोला जाता है। यहां पे लिखा भी होगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं, सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर जो है इसका ससंजक बल हो जाएगा। मैंने डेफिनेशन आपको पृष्ठ तनाव की बताई थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां पे लिखा है मैंने, ठीक है, यहां पे लिखा होगा। चलिए नहीं लिखा कोई बात नहीं, एक बार इसको देख लेते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या बोल जाते हैं, ससंजक जो बल है जो है ये बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है।
इसके बाद इसी बल के कारण द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ खिंची हुई झिल्ली की तरह व्यवहार करता है और न्यूनतम क्षेत्रफल गोलाकार प्राप्त करने की जो है कोशिश करता है मेरे भाई। ठीक है, एक असंजक बल होता है और एक ससंजक बल होता है। इनकी डेफिनेशन मैं आपको जरूर बता देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं ससंजक बल। दोनों की डेफिनेशन आपको याद रखनी जरूरी है। यहां पे लिख देता हूं ससंजक बल। ससंजक बल क्या होता है, इंग्लिश में इसको कोहेसिव फोर्स बोला जाता है। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी एक ही पदार्थ के अणुओं, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल, लगने वाले आपसी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, ससंजक बल कहा जाता है। ठीक है, ससंजक, यही क्वेश्चन में पूछा गया है, ससंजक बल कहा जाता है। आई बात समझ में, बल कहा जाता है। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी बेहद जरूरी है, कई बार पूछ लेता है। वैसे अदरवाइज सीधा क्वेश्चन पूछता है, जैसे मैंने बताया पानी की जो गोल बूंदे होती है उनका गोल होना किस तरीके से वो गोल होती है, तो आपको बताना है पृष्ठ तनाव के कारण होती है मेरे भाई। ठीक है, ये हो गई है ससंजक बल। अब मैं आपको बता देता हूं आसंजक बल की डेफिनेशन भी मैं आपको बता देता हूं, ये भी कई बार जो है पूछ लेता है मेरे भाई। आसंजक बल की होती है दो अलग 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 अलग, दो अलग अलग, ठीक है, दो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच, अपोजिट है इसके, पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, आसंजक बल कहा जाता है। आसंजक, ठीक है, तो ये डेफिनेशन जो है आपको जरूर याद रखनी है मेरे भाई। आई बात समझ में, बिल्कुल अपोजिट है, एक ही पदार्थ के अणु और यहां पे दो अलग अलग पदार्थ के अणु, बस इतनी सी आपको याद रखना है। जहां पर एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आपसी आकर्षण बल को ससंजक कहते हैं और अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक आसंजक कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, डेफिनेशन आपको जरूर याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ससंजक बल हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई क्यों कर देते हैं। जो वर्षा होती है, वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जो जुताई है वो क्यों कर देते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, मिट्टी में बनी केश नलिकाओं को तोड़ने के लिए, पौधों की ऑक्सीजन देने के लिए, या फिर मिट्टी का तापमान कम करने के लिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, मिट्टी में बनी केश नालिकाओं को तोड़ने के लिए। क्यों तो तोड़ने के लिए, यहां पे देखो, वर्षा के बाद मिट्टी में बहुत बारीक बारीक छेद यानी केश नलिकाएं बन जाती हैं। ठीक है, जब वर्षा होती है ना, वर्षा के बाद जो मिट्टी होती है, मिट्टी में बारीक बारीक छेद या केश नलिकाएं बन जाती है। जैसे आपने घड़े देखे ना, घड़े, पानी के घड़े होते हैं, अब गर्मियों में देखा होगा आपने, पानी के घड़े होते हैं, उसके अंदर भी छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। उन्हीं छिद्रों से जो है वाष्पीकरण होता रहता है और उसी कारण जो है यहाँ पर ठंडा पानी रहता है मेरे भाई। ठीक है, ये चीज भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। केशिकत्व के कारण नीचे की नमी इन नलिकाओं से होकर ऊपर आती है और धूप से उड़ जाती है। खेतों की जुताई करने से ये नलिकाएं टूट जाती है, जिससे जमीन के अंदर का पानी बाहर नहीं निकल पाता और मिट्टी में नमी बनी रहती है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा मेरे भाई। ठीक है, तो वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई इसीलिए करते हैं ताकि जो केश नलिकाएं बनती है ना, केश नलिकाओं से क्या होता है, केश नलिकाएं जो है, केश नलिकाओं से जो है पानी ऊपर की तरफ आता है और वाष्प बनकर उड़ जाता है, जिससे जो है जिससे जो नमी होती है ना खेतों की, वो चली जाती है। तो खेतों में नमी बनाए रखने के लिए जो है इन केश नलिकाओं का टूटना जो है बेहद जरूरी होता है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, आई बात समझ में यहां तक। ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे चलूंगा और थोड़ा थोड़ा समझाता हुआ आपको चलूंगा। बाकी सारी चीजें आप ही के ऊपर डिपेंड है। मैं हमेशा से कहता हूं, ना तो मैं आपका सिलेक्शन करवा सकता हूं, ना ही कोई और करवा सकता है मेरे भाई। ठीक है, किसी और के पास कोई फॉर्मूला हो, कोई दवाई हो, पी ले भाई तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। ठीक है, पढ़ना आप ही को पड़ेगा। मैं बस आपको रास्ता दे सकता हूं, आपको कंटेंट लाके दे सकता हूं मेरे भाई। जितना मेरे हाथ में है उतना तो मैं कर ही सकता हूं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है मेरे भाई। वो कहते हैं ना कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, वही वाली चीज है मेरे भाई। मैं सीक्वेंस वाइज सारे चैप्टर यहां पर आपको दे दूंगा, बिल्कुल एनसीईआरटी का कंटेंट दे दूंगा। अब पढ़ना ना पढ़ना वो आपके ऊपर है मेरे भाई।
आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है गर्म सूप ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट क्यों लगता है? आप सभी जानते हैं भाई, एक सूप है, सूप तो आपने पिया होगा, ठीक है ना, सूप तो पिया होगा ना, लेकिन गर्म जो सूप है ना वो ज्यादा अच्छा लगता है, ठंडा सूप अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता तो देख लेते हैं भाई। गर्म होने पर सूप का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, ठीक है, यही राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा तो चलिए देख लेते हैं। तापमान बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है मेरे भाई, ठीक है, तापमान जब बढ़ेगा ना तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे गर्म सूप जीभ के अधिक क्षेत्रफल अच्छी तरह फैल जाता है और स्वाद कलिकाओं का एक बेहतर पहुंचता है। मतलब जो स्वाद है ना, स्वाद कलिकाएं होती है वो एक बेहतर तरीके से जो है पहुंचती है मेरे भाई। आई बात समझ में? तो ये चीज आपको याद रखना है। थोड़ा सा मैं और बता देता हूं। तरल के यांत्रिक, जो तरल पदार्थ होते हैं ना, तरल पदार्थ, उनको उनके यांत्रिक गुणों के आधार पर जो है तापमान बढ़ने पर द्रव्यों का जो पृष्ठ तनाव है ना वो घट जाता है। सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। जो तरल पदार्थ, जो तरल होता है ना, तरल, उनके यांत्रिक गुण के अनुसार जो तापमान बढ़ने पर, अगर तापमान बढ़ेगा तो द्रव्यों का पृष्ठ तनाव जो है वो घट जाता है। जब सूप गर्म होता है तो उसका पृष्ठ तनाव कम होने के कारण वह जीभ पर चारों तरफ बहुत आसानी और अधिक क्षेत्रफल पर फैल जाता है। इसके विपरीत ठंडा सूप कम फैलता है, इसीलिए गर्म सूप हमारी स्वाद कलिकाओं तक बेहतर तरीके से पहुंचता है और अधिक स्वादिष्ट लगता है। सिर्फ इतना सा एग्जाम्पल है मेरे भाई। आई बात समझ में? दोबारा से सुन लेना, वीडियो में जो मैंने बोला है आराम से सुन लेना, सारी चीजें बिल्कुल आराम तरीके से आपको समझ आएगी मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, ये तो आसान हो जाएगा, बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरना किसका संकेतक है? ये तो हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा था भाई मेरे भाई, आंधी तूफान का संकेतक है। वर्षा होने का संभावना नहीं है, दिन साफ रहने की संभावना नहीं है, आंधी तूफान आने की संभावना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। बैरोमीटर जो होता है ना, बैरोमीटर ये क्या नापता है? आंधी तूफान को नापता है। अगर इसका बैरोमीटर का पारा एकदम से नीचे गिर जाता है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आंधी तूफान आने वाली है। यहां पे लिखा होगा देखो, यदि वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर रीडिंग अचानक गिरती है तो यह दर्शाता है कि वहां हवा का दबाव कम हो गया है और उसे भरने के लिए तेज हवाई तूफान आ सकती है मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर है? तो याद रखना भाई, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? स्याही शोक स्याही को किस प्रक्रिया के माध्यम से सोख लेता है? जो स्याही शोक होता है ना, ब्लोटिंग पेपर होता है, ये स्याही को किस प्रोसेस के माध्यम से जो है सोख लेता है? तो किस माध्यम से सोख लेता है? केशिकात्व के माध्यम से जो है सोख लेता है, यानी कि कैपिलरिटी के माध्यम से जो है ये सोख लेता है। कैसे सोख लेता है तो देख लेते हैं। ब्लॉटिंग पेपर में बहुत सूक्ष्म छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जो ये ब्लोटिंग पेपर होता है ना, कैसा होता है मुझे नहीं पता भाई, सिंपल सी बात है, मैंने पहले ही आपको बताया था। अगर आपको पता है तो आपको पता होगा। घड़े का एग्जांपल मेरे को पता है, इसीलिए बोलता हूं, जो चीज पता हो ना उसको बारे में अच्छे से देखा करो। घड़ा होता है ना, जो हमारा घड़ा होता है, पानी का घड़ा होता है, इसमें भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं मेरे भाई, ठीक है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ब्लोटिंग पेपर में बहुत सूक्ष्म छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो केश नलिकाओं की तरह कार्य करते हैं। जैसे घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, वो केश नलिकाओं की तरह कार्य करते हैं, जिससे स्याही ऊपर की ओर चढ़कर सोख ली जाती है मेरे भाई। आई बात समझ में? नमी जो है उड़ जाती है, मतलब पानी रिश्ता रहता है और पानी ठंडा हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। आर्कमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में आने वाली आभासी कमी किसके बराबर होती है? तो आर्कमिडीज का सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में आने वाले आभासी कमी किसके बराबर होती है? तो किसके बराबर होती है? वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। कोई भी डूबी हुई वस्तु उतना ही हल्का महसूस करती है जितना वजन उसने पानी का हटाया होता है। इसी सिद्धांत का उपयोग जहाजों को तैरने में भी किया जाता है। जो पानी के अंदर जहाज तैरते हैं ना, बड़े बड़े जहाज तैरते हैं, वो उतना ही क्षेत्रफल पानी का हटाते हैं जितना वो भार हटाते हैं मेरे भाई, ठीक है। कोई भी डूबी हुई वस्तु उतना ही हल्का महसूस करती है जितना वजन उसने पानी का हटाया होता है मेरे भाई, ठीक है। जब कोई वस्तु किसी तरल यानी कि द्रव या गैस में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है, उस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है जिसे क्या कहा जाता है? उत्प्लावन बल कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है।
आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार यह उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बिल्कुल बराबर होता है। इसी बल के कारण वस्तु का वजन जो है द्रव के अंदर हल्का महसूस होता है मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है मेरे भाई, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस यंत्र या इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ये हमने पहली वीडियो में भी देखा था मेरे भाई, ठीक है। ये पढ़ लेना, सारा डिटेल से यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया पारा यानी कि मरकरी कांच की सतह को गीला क्यों नहीं करता है? जो पारा होता है ना, मरकरी होता है, ये कांच की सतह को गीला नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? पारे के अणुओं के बीच ससंजक बल कांच के साथ आसंजक बल से अधिक होता है मेरे भाई। असंजक बल और ससंजक बल दोनों के बारे में ऊपर डेफिनेशन में मैं डिटेल से बता के आया हूं, आई होप आपने पढ़ा होगा। बस थोड़ा सा अंतर है, एक ही पदार्थ के जहां पर गुण है वहां पर ससंजक आएगा और अलग अलग पदार्थ आएंगे वहां पर जो है आसंजक आएगा मेरे भाई, ठीक है। लिखा भी होगा, ये देखो, ससंजक बल एक ही पदार्थ के अणुओं का बल, ठीक है। आसंजक बल अलग अलग पदार्थों का बल से अधिक होता है, तो द्रव सतह को नहीं भिगोता है। तो द्रव क्या होता है? सतह को नहीं भिगाता है। पारे के अणु आपस में ज्यादा मजबूती से जुड़े होते हैं, इसीलिए वे कांच पर नहीं चिपकते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक प्रत्यास्थ है मेरे भाई? प्रत्यास्थ यानी कि मोस्ट इलास्टिक है, तो कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? रबड़ हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा, इस्पात हो जाएगा, या फिर हाथी का दांत हो जाएगा मेरे भाई। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोस्ट इलास्टिक पूछा गया है, तो इस्पात हो जाएगा मेरे भाई। इस्पात स्टील हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो चलिए देख लेते हैं। इस्पात स्टील रबड़ की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ होता है। प्रत्यास्थता का मापन यंग मापांक से होता है मेरे भाई, ठीक है। और दिए गए समान विरूपक बल के लिए स्टील में उत्पन्न विकृति स्ट्रेन रबर की तुलना में बहुत कम होती है। स्टील बल हटाने पर रबर की तुलना में अधिक तेजी और पूर्णता से जो है अपनी मूल अवस्था में लौटता है। यही कारण है कि भाई सबसे ज्यादा अधिक प्रत्यास्थता किस में होती है? स्टील में होती है। कभी आप रबड़ लगाया हो मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है मेरे भाई, ठीक है। आप सभी को लगता होगा, आम बोलचाल में जो सभी को लगता है जो रबड़ होता है वो अधिक लचीला होता है, लेकिन भौतिकी फिजिक्स में इसका यंग मापांक जो है बहुत कम होने के कारण यह स्टील से जो है कम प्रत्यास्थ यानी कि इलास्टिसिटिक होता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? अभी ऊपर देख के आए हैं, बैरोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। हाइड्रोमीटर यहां पे लिखा गया है। हाइड्रोमीटर यह ये जो यंत्र है ना हाइड्रोमीटर, द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व मापने का काम आता है। यहां पे लिख देता हूं, द्रव्यों का मापने के काम आता है मेरे भाई, ठीक है। बैरोमीटर का हमने यहां पे देख लिया। बैरोमीटर वायुमंडलीय मंडलीय दाब मापने के काम आता है। लैक्टोमीटर किसके काम आता है मेरे भाई? दूध की शुद्धता और उसका घनत्व। दूध की शुद्धता, वैसे मैंने ऐसे ही क्वेश्चन लेके आना था मैं थोड़ा डीपली, और आपको थोड़ा सा ज्यादा पजल कर दिया मेरे को लग रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन लाता है ना तो डायरेक्ट आपको अच्छे लगते हैं और आप पूरा वीडियो देखते मेरे भाई। मैं थोड़ा सा बस एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में रह गया। चलिए कोई बात नहीं, एक ही बात है। दूध की शुद्धता और घनत्व और उसका घनत्व, ठीक है। डोंट वरी, अगर आप ये सारी चीजें कर लोगे ना, साइंस की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी मेरे भाई। थोड़ा सा विश्वास रखो, ठीक है। मोनोमीटर जूल की बात करूं तो यह बंद बर्तन या पाइपों के अंदर, बंद बर्तन या पाइपों के अंदर गैसों का दाब मापने के लिए मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीजें भी आप याद रखना मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है किसी तरल द्रव या गैस की परतों के बीच लगने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं? सभी को पता होगा, डेफिनेशन दी गई है, श्यानता बोलते हैं, ठीक है। पृष्ठ तनाव नहीं बोलते, प्रत्यास्थता नहीं बोलते, इन दोनों के बारे में बेसिक डेफिनेशन बता चुका हूं। विस्कोसिटी बोलते हैं, श्यानता बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है।
ऑप्शन नंबर जो है सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आपके लिए मैं एक डिटेल से लिख के लेके आया हूं। पृष्ठ तनाव की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, प्रत्यास्था इलास्टिसिटी की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए विद एग्जांपल, श्यानता की आपको पता होनी चाहिए विद एग्जांपल, और उत्प्लावन बल, चारों की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, विद एग्जांपल पूछता है। ये मैं आपके लिए लिख के आ गया हूं। सबसे पहले हम पृष्ठ तनाव की डेफिनेशन पढ़ेंगे मेरे भाई। अगर ये डिटेल से पढ़ना है ना, 6 से लेके 8 तक की साइंस की किताब पढ़ डालो, साइंस की मेरे भाई, सारी चीजें बिल्कुल आसान भाषा में वहां से मिलेंगी मेरे भाई, ठीक है। तो पृष्ठ तनाव क्या कहता है, इसकी परिभाषा क्या कहती है? द्रव लिक्विड की ऊपरी सतह का वह गुण जिसके कारण वह एक खींची हुई रबर जैसी झिल्ली की तरह व्यवहार करती है और अपना क्षेत्रफल कम से कम रखने की कोशिश करती है मेरे भाई, ठीक है। परिभाषा पृष्ठ तनाव की क्या हो जाएगी? द्रव की ऊपरी सतह का वह गुण जिसके कारण वह एक खिंची हुई रबर जैसी झिल्ली की तरह व्यवहार करती है और अपना क्षेत्रफल कम से कम रखने की कोशिश करती है। उदाहरण की बात करूं तो इसी खिंचाव के कारण पानी की बूंदें गोल हो जाती हैं और हल्के मच्छर पानी पर बिना डूबे जो है बैठ पाते हैं मेरे भाई, ठीक है। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। प्रत्यास्था इलास्टिसिटी की भी डेफिनेशन देख लो। परिभाषा क्या कह रही है? किसी ठोस वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह भारी बल लगाने पर अपना रूप बदल लेती है लेकिन बल हटाते ही वह वापस अपने पुराने आकार में लौट आती है, उसको इलास्टिसिटी बोला जाता है मेरे भाई। उदाहरण, जब आप स्प्रिंग या रबर को खींचकर छोड़ते हैं तो वह तुरंत अपनी पुरानी स्थिति में आ जाती है। ये इसका उदाहरण हो जाएगा। विस्कोसिटी, इसी क्वेश्चन में विस्कोसिटी यानी कि श्यानता पूछा गया है, इसका भी डेफिनेशन आप अच्छे तरीके से पढ़ लो मेरे भाई। परिभाषा क्या कहती है श्यानता की? किसी तरल द्रव या गैस के बहने का विरोध करने का गुण होता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल पानी या शहद, पानी या शहद, ठीक है, पानी या शहद। फॉर एग्जांपल पानी या शहद क्या है? तरल ही तो है, ठीक है, द्रव है ना। ये बहते हैं, ये बह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? बह रहे हैं। इनका विरोध जो गुण करेगा ना, वो क्या कहलाता है? वो श्यानता कहलाता है मेरे भाई, ठीक है। जब कोई गाढ़ा या पतला द्रव बहता है तो उसकी परतों के बीच जो रगड़ घर्षण बल लगता है उसे श्यानता कहा जाता है। सिंपल सी बात है मेरे भाई। उदाहरण देख लेते हैं। शहद बहुत धीरे बहता है क्योंकि उसकी श्यानता बहुत अधिक होती है, जबकि पानी तेजी से बहता है क्योंकि उसकी श्यानता कम होती है मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, उत्प्लावन बल भी रह गया, इसकी डेफिनेशन भी देख लो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। जब किसी वस्तु को पानी या किसी द्रव में डाला जाता है, जब किसी वस्तु को पानी या किसी द्रव में डाला जाता है तो द्रव उस वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ धकेलता है। मतलब कि ये पानी है मेरे भाई, ठीक है, ये क्या है? ये पानी है। अब किसी वस्तु को आपने नीचे की तरफ डुबोया मेरे भाई, ठीक है, क्या किया आपने? नीचे की तरफ डुबोया। आगे पढ़ो। द्रव उस वस्तु नीचे की ऊपर क्या कहे? ऊपर की तरफ। अब ये जो पानी है ना, नीचे जो पानी है, ये क्या करेगा? ये पानी इसी वस्तु को ऊपर की तरफ धकेलेगा मेरे भाई। क्या करेगा? ऊपर की तरफ धकेलेगा। इसी को क्या बोला जाता है? इसी बल को मेरे भाई उत्प्लावन बल बोला जाता है। इससे ज्यादा मैं नहीं समझा पाऊंगा मेरे भाई। आई बात समझ में? इसका उदाहरण की बात करूं तो कुएं से पानी खींचते समय जब तक बाल्टी पानी के अंदर रहती है वह बहुत हल्की लगती है क्योंकि पानी उसे नीचे से ऊपर की तरफ सहारा देता है मेरे भाई, ठीक है। कुएं से पानी खींचते समय जब बाल्टी पानी के अंदर रहती है, पानी के अंदर रहती है ना, तब बहुत हल्की लगती है क्योंकि पानी उसे नीचे से ऊपर की तरफ सहारा देता है मेरे भाई। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। वायुमंडलीय दाब भी दे दिया गया है, इसकी भी परिभाषा यहां से पढ़ लेना। वायुमंडल दाब का बारे में तो आपको पता ही होगा, उदाहरण यहां पे दिया गया है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? तेल की बत्ती वाले दीपक में तेल ऊपर की ओर किस प्रक्रिया के कारण चढ़ता है? अब सिंपल सी बात है, सिंपल सा आपको बताऊं, वनडे जो एग्जाम है ना, एचएसएससी ले लो, रेलवे ले लो, DSSS भी ले लो, कोई सा भी एग्जाम ले लो, सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा मेरे भाई, आपसे ऐसे ही पूछेगा और ऐसे ही आपको 4 ऑप्शन भी दिए होंगे। वहां पर आपको जो मैं अभी डेफिनेशन बताऊंगा, ये जो यहां पर लिखी गई है ना 4 लाइन, ये वहां पर आपको सोल्व नहीं करनी है, ना आपको करके दिखाना है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा केशिकत्व यानी कि कैपिलरिटी के कारण जो है ऐसा होता है। इसीलिए मैं बोलता हूं साइंस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आपको वैज्ञानिक नहीं बनना है, आपको प्रोफेसर नहीं बनना है, आपको नेट JRF नहीं निकालना है, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन हल करना है HSSC के अंदर, उसके 4 ऑप्शन दिएंगे, वो सोल्व करने हैं मेरे भाई, ठीक है। इसीलिए ये डेटा मैंने आपको दे दिया, बस पढ़ना ना पढ़ना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाई। आई बात समझ में? बाकी केशिकत्व के बारे में भी यहां से देख लो भाई। दीपक की बत्ती जो दिया जलता है ना, सुई धागे से बनी होती है मेरे भाई, ठीक है, सूती धागे से बनी होती है, सॉरी,
दीपक की बत्ती होती है ना, जो हम मंदिर में दिया जलाते हैं, वो जो है सूती धागों से बनी होती है। इन धागों के बीच में बहुत बारीक और सूक्ष्म छिद्र होते हैं मेरे भाई, जो पतली पतली केश नलिकाओं की तरह काम करती है। अब एक चीज आपने नोट की, जो हमने ऊपर एक एग्जाम्पल पढ़ा था किसान वाला, एक क्वेश्चन आया था, किसान जो है नलिकाओं को क्यों तोड़ देता है, नलिकाओं को क्यों तोड़ देता है। अब एक चीज आपने नोटिस की होगी, घड़े का ऑप्शन दिया था मैंने, नलिकाएं वहां पर भी हैं, सारी चीजें एक ही चीज से कनेक्टेड है, और बस उनका जो मतलब है ना वो अलग अलग है मेरे भाई। यहां पे किसान नलिकाओं को क्यों तोड़ देता है, सिर्फ इसलिए नलिकाओं को तोड़ देता है ताकि जो खेत की नमी है ना, बारिश के बाद जो नमी बनी है, वो जो है उन नलिकाओं के माध्यम से जो है वापस जो है वाष्पीकरण ना होके खेत से ना चली जाए, इसीलिए नलिकाओं को तोड़ दिया जाता है। अब यहां पे देखो, दीपक की बत्ती में सूती धागों से बनी होती है, इन धागों के बीच में भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, सेम यही एग्जांपल है, ध्यान से पढ़ना, जो पतली पतली केश नलिकाओं की तरह काम करते हैं, जो द्रवों के पृष्ठ तनाव और सतह के आकर्षण के कारण तेल इन महीन नलिकाओं में स्वतः ऊपर की ओर चढ़ता रहता है, जिससे दीपक लगातार जलता रहता है। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी, नहीं समझ आई ना तो 2 से 3 बार इस वीडियो को पढ़ देना, वीडियो को देख लेना, जो मैं बोल रहा हूं उसको आराम से बैठ के शांति से समझ लेना, दिमाग में डाल लेना, समझ आ जाएगी मेरे भाई, इतना मुश्किल भी चीज नहीं है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। वैसे तो अब आपको हो गई इतनी भड़क क्या लेनी है भाई, सीधा याद कर लेंगे तो सिंपल सी बात है। हाँ ठीक है भाई, सीधा याद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझ आना चाहिए। एग्जाम एक तरफ है, नॉलेज अपनी एक तरफ है, आपको पता होना चाहिए, कल को आपके जो बच्चा होगा या कोई भी होगा उसको समझाना भी तो आना चाहिए। कल को आपको बच्चा कह दे भाई बताइए पापा जो है तेल की बत्ती के ऊपर जो तेल है वो ऊपर क्यों चढ़ रहा है, अब आपने तो रट्टा मार रखा था भाई केसी था, बच्चे को थोड़ी पता है केशिकत्व क्या होता है मेरे भाई, कैपिलरिटी क्या होती है। जब आप उसको ऐसे एग्जाम्पल से समझाओगे ना कि बेटा जो बत्ती होती है ना, जो बात होती है, आप बात बोलते हैं ना, ये किससे बनी होती है बेटा, ये बात सूती धागे से बनी है। ठीक है, ये बात किससे बनी है मेरा बेटा, सूती धागे से बनी है। अब इसके अंदर सूती धागे के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं बेटा, ठीक है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और ये छिद्र क्या काम करते हैं, एक नली का काम करते हैं। ठीक है, एक नली का काम करते हैं, और जो तेल होता है ना, जो नीचे जो दिए के अंदर तेल है, ये जो तेल है, ये तेल इसी नली के माध्यम से धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है और दिया जलता रहता है मेरे बेटा। ठीक है, आई बात समझे, ऐसे आप समझा पाओगे, अदरवाइज आपको शाई फील होगा, शर्म फील होगा, यार क्या यार इतनी छोटी सी बात का जो है मैं उत्तर नहीं दे पाया। इसीलिए बोलता हूं एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए भी तैयारी किया करो मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, 16 बोल रहा है ताप बढ़ाने पर द्रव्यों और गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है, द्रव्यों की घटती है और गैसों की बढ़ती है, सिंपल सी बात है। ताप यानी कि टेम्परेचर की बात कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, टेम्परेचर, ताप बढ़ाने पर द्रव्यों और गैसों की श्यानता अभी हम बात करके आए थे, श्यानता मेरे भाई। ठीक है, विस्कोसिटी इसको बोला जाता है। द्रव्यों की घटती है और गैसों की बढ़ती है, कैसे होता है तो चलिए देख लेते हैं। द्रव्यों को गर्म करने पर उनके अणु के बीच का ससंजक बल कमजोर हो जाता है, जिससे उनका गाढ़ापन घट जाता है और वे तेजी से बहते हैं। इसके विपरीत गैसों का तापमान बढ़ाने पर उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे अणुओं के बीच आपसी टक्करें बहुत तेज हो जाती है और उनका आंतरिक घर्षण जो है यानी कि श्यानता जो है बढ़ जाती है मेरे भाई। आई बात समझ में, ध्यान से पढ़ोगे ना बिल्कुल सब चीजें समझ आएंगी मेरे भाई, बस वही चीज है आपको टाइम लगाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, तभी ये चीजें काम आएंगी मेरे भाई। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन वही है, रट्टा मार लो मेरे भाई, आपको सिर्फ पहचानना है मेरे भाई। आई बात समझ में, बट इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन आप रट्टा नहीं मार सकते। रट्टा मार के वो थोड़े टाइम के लिए तो ठीक है, लेकिन भूल जाओगे। ये क्वेश्चन आपको समझने ही पड़ेंगे, प्रॉपर आपको जो है डेफिनेशन पढ़नी ही पड़ेगी मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है कि आंधी आने पर टीन की छतें ऊपर की ओर उड़ जाती है। हमारे साथ भी होता है भाई, कच्चे को जो घर बने होते हैं वो टीन के बने होते हैं, कई बार आपने देखे भी होंगे। जो तेज आंधी आती है तो टीन की छतें ऊपर की ओर उड़ जाती है। यह भौतिकी के किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह भौतिकी के किस सिद्धांत पर आधारित हो जाएगा, तो ये बर्नौली की प्रमेय के ऊपर आधारित हो जाएगा, यानी कि बर्नौली थ्योरम पर जो है ये
आधारित है मेरे भाई। ठीक है, कैसे आधारित है तो देख लेते हैं। बर्नौली की प्रमेय कहती है, बर्नौली का जो थ्योरम है वो क्या कहती है, जहां गति तेज होती है वहां दाब कम हो जाता है मेरे भाई। जहां गति होती है वहां पर दाब कम हो जाता है। आंधी आने पर टीन की छत के ऊपर हवा की गति बहुत तेज हो जाती है, जिससे वहां का वायुमंडलीय दाब बहुत घट जाता है। लेकिन छत के नीचे कमरे के अंदर हवा स्थिर होने के कारण दाब सामान्यतः उच्च रहता है। नीचे के इस उच्च दाब और ऊपर के कम दाब के कारण कम अंतर के कारण जो है एक मजबूत ऊपरमुखी बल लगता है, यानी कि ऊपर की तरफ एक बल लगता है जो टीन की छत को उड़ा देता है मेरे भाई। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि अपेक्षित घनत्व यानी कि रिलेटिव डेंसिटी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो अपेक्षित घनत्व के बारे में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, यह किसी पदार्थ के घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के घनत्व का जो है अनुपात है। कैसे है भाई, चलिए आइए देख लेते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस तो आपने देखा होगा भाई, पानी के घनत्व का अनुपात होता है। अपेक्षित घनत्व दो समान राशियों का अनुपात है मेरे भाई। ठीक है, जो अपेक्षित घनत्व होता है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। इसीलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, कभी आपसे पूछ ले क्वेश्चन में, बताइए अपेक्षित घनत्व का निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक है। 3 ऑप्शन दे दे आपको, फलाना फलाना फलाना, और चौथा ऑप्शन आपको दे दे नन ऑफ द अबव। तो आपको क्या करना है, नन ऑफ द अबव ही करना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, क्या लिख दिया है, इसका कोई मात्रक नहीं होता मेरे भाई। ठीक है, किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व उस पदार्थ के घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व का अनुपात होता है। चूंकि यह दो समान भौतिक राशियों का अनुपात है, इसीलिए यह एक मात्रकहीन और विमाहीन संख्या होती है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है मेरे भाई, इसीलिए इसे मानक संदर्भ माना जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में। तो मानक संदर्भ जो है 4 डिग्री सेल्सियस पानी का माना जाता है। ये यहां से देख लेना भाई, जल का घनत्व 4 डिग्री पर सबसे अधिक होता है, और ये वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना, चाहे तो डायरेक्ट रट्टा मार लो, जल का घनत्व किस डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक रहता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है सबसे अधिक रहता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, पैराशूट की सहायता से सुरक्षित नीचे उतरना किस वैज्ञानिक घटना के कारण संभव है। तो आप सभी जानते हैं भाई, पैराशूट लेकर बहुत सारे ऊपर जाते हैं और धीरे धीरे नीचे आते रहते हैं। तो ये किस घटना के कारण ऐसा होता है, तो ये सीमांत वेग यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी के कारण जो है ऐसा होता है मेरे भाई। ठीक है, तो अब देख लेते हैं भाई, टर्मिनल वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। जब कोई वस्तु किसी तरल जैसे हवा में गिरती है तो उस पर हवा का श्यान बल ऊपर की तरफ लगता है मेरे भाई। जब यह ऊपर का बल वस्तु के वजन के बराबर हो जाता है तो वस्तु नेट बल शून्य हो जाता है। इसके बाद वस्तु एक नियत अधिकतम वेग से गिरने लगती है, जिसे सीमांत वेग कहा जाता है मेरे भाई। बिल्कुल आसान भाषा में मेरे को समझ आ रहा है, आई होप आपको भी समझ आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज नीचे की तरफ तेजी से गिर रही है, ठीक है। अब श्यानता बल क्या कहता है, श्यानता बल कहता है भाई एक बल ऊपर की तरफ भी काम करेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ भी काम करेगा। अभी इन दोनों बल का जो ये जो दोनों बल है ना, ये अब एक जैसे हो गए हैं, यानी कि जो कार्य है वो शून्य हो गया है। इसी कारण जो है इसके बाद वस्तु एक नियतम अधिकतम, अब जो है वस्तु ऐसे भी लग रही है, ऐसे भी लग रही है, तो एक एवरेज बन गया। अब एवरेज वेट के हिसाब से वो नीचे की तरफ आ रही है, अधिकतम वेग से गिरने लगती है मेरे भाई। ठीक है, नियत अधिकतम वेग से गिरने लगती है, जिसे सीमांत वेग कहते हैं। पैराशूट हवा के इस घर्षण बल को बढ़ा देता है मेरे भाई, जिससे सीमांत वेग बहुत कम हो जाता है और व्यक्ति सुरक्षित जमीन पर आ जाता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, एक सुई का पानी की सतह पर तैरना निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन वनडे एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो ये पढ़ लेना, जब एक पतली सुई को पानी की सतह पर बहुत सावधानी से क्षैतिज रूप में रखा जाता है तो पानी की ऊपरी सतह एक खींची हुई रबर की झिल्ली की तरह व्यवहार करती है। सुई के वजन के कारण सतह नीचे की तरफ थोड़ी सी दब जाती है, जिसे पृष्ठ तनाव का बल ऊपर की ओर काम करने लगता है। यह बल सुई के भार को संतुलित कर देता है और सुई बिना डूबे जो है तैरती रहती है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, शांत पड़े जल में मच्छरों के लार्वा को नष्ट करने के लिए पानी में केरोसिन का तेल क्यों छिड़का जाता है। क्यों छिड़का जाता है मेरे भाई, तेल पानी का पृष्ठ तनाव कम कर देता है, जिससे लार्वा डूब जाता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मच्छरों के लार्वा पानी की सतह पर केवल इसीलिए तैर पाते हैं क्योंकि पानी का पृष्ठ तनाव एक मजबूत झिल्ली की तरह उनके भार को संभाल लेता है। जब पानी पर केरोसिन का तेल छिड़का जाता है तो पानी का पृष्ठ तनाव बहुत कम हो जाता है। इस खिंचाव के खत्म होते ही लार्वा पानी की सतह पर टिक नहीं पाते और पानी में डूबकर
मर जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है लोहे की कील का सिरा नुकीला क्यों बनाया जाता है। जो लोहे की कील होती है उसका जो सिरा होता है वो नुकीला यानी कि पेन्ना क्यों बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्षेत्रफल कम करके दाब बढ़ाने के लिए जो है इसको ऐसा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दाब का क्या सूत्र होता है? तो दाब का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल, इसका सूत्रफल होता है। इसका मतलब है कि बल लगाने वाली जगह का क्षेत्रफल जितना कम होगा वहां दाब उतना ही अधिक लगेगा। कील का सिरा नुकीला रखने से उसका संपर्क क्षेत्रफल बहुत छोटा हो जाता है, जिससे हथौड़ा का थोड़ा सा बल भी बहुत अधिक दाब पैदा करता है और कील आसानी से लकड़ी या दीवार में धंस जाती है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? श्यानता विस्कोसिटी का एसआई मात्रक पॉइज है मेरे भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल गया है, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है बताइए श्यानता का मात्रक क्या है, तो आप बताएंगे श्यानता का जो मात्रक है वो पॉइज होता है मेरे भाई। ठीक है, यह मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तो यह किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर यह निर्भर करती है। श्यानता के बारे में हम डिटेल से जान के आए हैं, इसके बाद आप ये भी पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, श्यानता विस्कोसिटी किसी भी तरल का एक आंतरिक गुण है जो पूरी तरह से पदार्थ की प्रकृति, वह शहद या पानी, इस पर निर्भर करती है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है पास्कल के नियम पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति है भाई। तो पास्कल के नियम पर क्या है भाई? हवाई जहाज के पंख पास्कल के नियम पर आधारित है। क्या हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर आधारित है? क्या बैरोमीटर या फिर थर्मामीटर जो है पास्कल के नियम पर आधारित है? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक जो है ये पास्कल के नियम पर आधारित हो जाएंगे। पास्कल का नियम कहता है यदि किसी बंद तरल पर किसी बिंदु पर दाब लगाया जाता है तो वह दाब बिना घटे तरल के सभी हिस्सों में समान रूप से संचरित हो जाता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट इसी सिद्धांत पर काम करती है जहां एक छोटे से पिस्टन पर काम बल लगाकर दूसरे बड़े पिस्टन पर बहुत भारी गाड़ियों को आसानी से उठा लिया जाता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहुत गाढ़ा होने के बावजूद तेजी से क्यों बहता है? क्यों बहता है? क्योंकि उसका प्रवाह उसके कम घनत्व पर निर्भर करता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब कोई तरल बहुत अधिक दाब और तीव्र वेग के साथ बहता है उसके बहने की दर उसकी श्यानता के बजाय मुख्य रूप से उसके घनत्व पर निर्भर करती है मेरे भाई। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लेना और ये सारा लिखा गया है, इसको भी आप बैठ के पढ़ लेना मेरे भाई। थोड़ा सा जल्दी चलते हैं, वीडियो लंबी हो रही है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है शुद्ध जल में नमक मिलाने पर, जो शुद्ध जल होता है ना, अगर उसमें आप जल को मिला देंगे तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका पृष्ठ तनाव जो है बढ़ जाता है मेरे भाई। ठीक है, क्या होता है? पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। अगर शुद्ध पानी के अंदर अगर आप नमक मिला दोगे ना तो उसका जो सरफेस टेंशन होता है ना, पृष्ठ तनाव, वो क्या होता है? बढ़ जाता है मेरे भाई। जल में घुलनशील अशुद्धियां जैसे नमक मिलाने पर जल के अणुओं के बीच आकर्षण बल बढ़ जाता है जिससे उसका पृष्ठ तनाव जो है बढ़ जाता है मेरे भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है हवाई जहाज के पंखों की विशेष आकृति बर्नौली के किस सिद्धांत का उपयोग करती है? तो ये बर्नौली के किस सिद्धांत का उपयोग करती है? पंखों के ऊपर हवा का वेग बढ़ाकर वहां दाब कम करने के लिए जो है ऐसा किया जाता है मेरे भाई। यहाँ पे डायरेक्ट मैंने लिख दिया है सारी चीज। हवाई जहाज के पंखों को ऊपर से थोड़ा घुमावदार बनाया जाता है। जब हवाई जहाज तेजी से आगे बढ़ता है तो पंख की इस विशेष बनावट के कारण उसके ऊपर से गुजरने वाली हवा का वेग नीचे की हवा से बहुत अधिक हो जाता है। बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार जहां हवा का वेग अधिक होता है वहां दाब कम हो जाता है। अभी हम ऊपर देख के आए थे ना, जो टीन की छत उड़ जाती है, ऐसा ही देखा था ना। इसके कारण पंख के नीचे का उच्च दाब जहाज को ऊपर की तरफ एक उछाल बल देता है जिससे हवाई जहाज हवा में उड़ पाता है। सिंपल सी बात है। अगर ये चीज आपको समझ नहीं आई तो इससे ऊपर मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, कौन सा? तेज हवा में टीन की छत क्यों उड़ जाती है? ठीक है, टीन की छत क्यों उड़ जाती है ये भी पढ़ लेना डिटेल से। अगर आराम से शांति से बैठ के इस वीडियो को देखोगे ना तो यकीन मानिएगा बहुत सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी मेरे भाई। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखा करो भाई। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। 28 बोल रहा है
के कारण कौन से द्रव केश नली में ऊपर की ओर चढ़ते हैं? तो केशिकत्व आप सभी जानते हैं, कैपिलरिटी हम देख के आए हैं भाई, छोटे छोटे छिद्र केशिका नल केशिकत्व के तरीके के जरिए जो है ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये किसके कारण होता है भाई? ये किसके कारण होता है? जो कांच की सतह को भिगोते हैं, जैसे जल मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब किसी द्रव का आसंजक बल कांच और द्रव के बीच उसके ससंजक बल से अधिक होता है तो वह कांच को भिगोता है। ऐसे द्रव्यों के लिए संपर्क कोण न्यून कोण, ठीक है, 90 डिग्री, जिससे सतह अवतल बनती है और पृष्ठ तनाव के कारण द्रव नली में जो है ऊपर चढ़ता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? क्रांतिक ताप पर किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का मान कितना होता है? कितना होता है भाई? 0 होता है, ठीक है। इस तरह के काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन देखो मैं आपको ला के दे दूंगा, बस आपको पढ़ना और समझना खुद ही पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे देखो, तापमान बढ़ने पर द्रव्यों का पृष्ठ तनाव लगातार घटता जाता है। तापमान बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है द्रव्यों का जो पृष्ठ तनाव है वो लगातार घटता जाएगा। क्रांतिक ताप वह उच्चतम तापमान है जिस पर द्रव और उसकी वाष्प के बीच का अंतर खत्म हो जाता है। दोनों का घनत्व समान होता है। इस विशेष तापमान और अणुओं के बीच का आपसी घर्षण ससंजक बल पूरी तरह समाप्त हो जाता है, जिसके कारण द्रव का पृष्ठ तनाव घटकर बिल्कुल 0 हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है बोस आइंस्टाइन, ये कौन सी थी भाई? 5वीं अवस्था थी मेरे भाई, ठीक है। इस अवस्था प्राप्त करने के लिए गैस को किस तापमान पर ठंडा किया जाता है? तो ये सर्वाधिक ठंडा किया जाता है भाई, ठीक है। परम शून्य ताप यानी कि 0 के अत्यंत निकट जो है इसको ठंडा किया जाता है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट द्रव की 5वीं अवस्था है। इसे प्राप्त करने के लिए सामान्य हवा के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान यानी कि परम शून्य ताप जो कि -273.15 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन होता है के बहुत करीब ठंडा किया जाता है। इस तापमान पर गैस के परमाणु आपस में मिलकर एक महापरमाणु की तरह व्यवहार करने लगता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको भी पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहते हैं? प्रतिबल स्ट्रेस का एसआई मात्रक क्या है और इसका विमीय सूत्र किसके समान होता है? तो प्रतिबल स्ट्रेस का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? पास्कल होता है। न्यूटन नहीं होता, पास्कल होता है। जूल, वाट ये भी नहीं होते। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो प्रतिबल स्ट्रेस का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। और इसका विमीय सूत्र किसके समान होता है? दाब के समान जो है इसका विमीय सूत्र होता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, न्यूटन बल आप सभी को पता होगा भाई। आगे चलते हैं, ठीक है। ये सारा पता होगा ना आपको, जूल, वोट और ये न्यूटन, आई होप पता होगा। पहले चैप्टर देख लेना डिटेल से, सब कुछ बताया, बाकी ये व्याख्या में भी लिख दिया है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। 32 बोल रहा है कि साबुन या डिटर्जेंट मिलाने पर पानी से कपड़ों की सफाई बेहतर क्यों होती है? जब भाई हम कपड़े धोते हैं तो उसके अंदर डिटर्जेंट पाउडर मिलाते हैं ना, तो डिटर्जेंट पाउडर मिलाने के बाद कपड़ों की सफाई अच्छे तरीके से होती है। क्यों होती है ऐसा? तो ऐसा इसलिए होती है, यह पानी का पृष्ठ तनाव जो है कम कर देते हैं। जो डिटर्जेंट होता है ना, डिटर्जेंट, वो पानी का पृष्ठ तनाव कम कर देता है। यहाँ पे लिखा होगा देखो, शुद्ध पानी का पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण वह कपड़ों के रेशों के बारीक कोनों और मैल के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। जब पानी में साबुन या डिटर्जेंट मिलाया जाता है तो वह पानी के अणुओं के बीच के आकर्षण को कम कर देता है, जिससे पानी का पृष्ठ तनाव घट जाता है। कम पृष्ठ तनाव के कारण पानी बहुत आसानी से कपड़ों के सबसे छोटे छेदों में फैल जाता है और मैल को बाहर निकाल देता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है विकृति स्ट्रेन का मात्रक क्या होता है? तो विकृति स्ट्रेन का मात्रक क्या हो जाएगा? इसका कोई आकार इकाई नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ऊपर मैंने देखा था ना, ऊपर का क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो ये मिल जाएगा ऑप्शन, ठीक है। विकृति दो समान भौतिक राशियां लंबाई में परिवर्तन प्रारंभिक में लंबाई का अनुपात है, समान मात्रक आपस में कट जाते हैं, इसीलिए विकृति एक मात्रकहीन और विमाहीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। 34 कह रहा है द्रव्यों की प्लाज्मा अवस्था की पहचान सबसे पहले किसने की थी? विलियम क्रूक्स ने की थी मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका जो है आप ये डिटेल से पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे 35 पर। 35 क्या बोल रहा है? द्रव की बूंद का आकार गोलाकार क्यों होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं होता, श्यानता के कारण नहीं होता, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। आई होप अब आपको चीजें थोड़ी थोड़ी समझ आने लग गई होगी मेरे भाई, ठीक है। तो ये डिटेल से, वैसे मैं पृष्ठ तनाव सबके बारे में बता के आया हूं, फिर भी पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, यंग प्रत्यास्था यंग मॉड्यूल्स द्रव्य के किस गुण को दर्शाते हैं, तो किस गुण को दर्शाते हैं, उसकी कठोरता को दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यंग प्रत्यास्था गुणांक केवल ठोस पदार्थों के लिए होता है, यह प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात है। सरल शब्दों में जिन शब्दों का यंग मापांक जितना अधिक होता है वह उतना ही अधिक कठोर और मजबूत होता है। जैसे स्टील का यंग मापांक रबर से अधिक होता है, यह चीज मैंने ऊपर बताई थी ना, स्टील का जो होता है वो मापांक क्या होता है, रबर से बहुत अधिक होता है, क्योंकि उसे खींचने या विकृति करने के लिए बहुत अधिक बल की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेते हैं। और 37 काफी इजी क्वेश्चन है, पहले भी ऊपर डिस्कस करके आए हैं। जल का अपेक्षित घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है, तो ऊपर बताया था ना, जो जल का घनत्व होता है वो किस डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल का घनत्व सर्वाधिक होता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 बोल रहा है केश नली की त्रिज्या कितनी कम होगी, द्रव उसमें उतना ही ऊंचाई तक बढ़ेगा। याद रखना, अधिक ऊंचाई तक चढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। केश नली की त्रिज्या जितनी कम होगी ना, उतनी ही जो है, त्रिज्या मतलब फैलना, त्रिज्या क्या होता है, फैलना। अब ये जितनी पतली होगी ना, जितनी पतली होगी उतना जो है तेल ऊपर तक चढ़ेगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये ऊंचाई तक चढ़ेगा। केशिकत्व के नियम के अनुसार द्रव की ऊंचाई त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नली जितनी पतली होगी, नली यही, ये एक पानी की नली लगा लो, ये जितनी पतली होगी ना मेरे भाई, पृष्ठ तनाव उतना ही जो है ऊपर खींचेगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। 39 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से बल दो अलग अलग द्रव्यों के अणु के बीच कार्य करता है। मैंने बताया था ना, एक ही द्रव्यों के अणु के बीच, और दूसरा क्या बताया था, दो अलग अलग द्रव्यों के अणुओं के बीच। बस समझ आ गया होगा आपको, ससंजक और आसंजक बल की बात कर रहा है, तो दो अलग अलग द्रव्यों के बीच की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन आसंजक बल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर यहां पे एक ही द्रव्यों के अणुओं के बीच कार्य करता तो आप क्या बताते, ससंजक बल लगाते मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, ये सारा डिटेल से यहां पे लिखता है, इसको बैठ के पढ़ लेना मेरे भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं। 40 कह रहा है सीमांत वेग प्राप्त करने के बाद वस्तु का त्वरण कितना होता है, 0 होता है मेरे भाई, 0 होता है। ये भी हम ऊपर देख चुके हैं। नेक्स्ट पे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है ससंजक बल का मान निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक होता है। तो ससंजक बल का जो मान होता है वो किसमें सबसे अधिक होता है, वो ठोसों में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पर। 42 बोल रहा है कि पेंट करने वाले ब्रश को जब पानी से बाहर निकालते हैं तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है। जो पेंट होता है ना, पेंट आपने कभी किया भी होगा घर में पेंट, तो जो ब्रश लेके आते हैं स्टार्टिंग में तो उसके ब्रश के जो बाल होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन जब हम उसको पेंट में डुबोते हैं तो उसके सारे जो बाल होते हैं ना ब्रश के, वो क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा पृष्ठ तनाव के कारण होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जब पेंटिंग ब्रश पानी के अंदर होता है तो उसके बालों पर चारों तरफ से पानी का समान बल लगता है जिससे वे फैले रहते हैं, लेकिन जैसे ही ब्रश को पानी से बाहर निकाला जाता है तो बालों के बीच फंसा पानी एक पतली तरल द्रव फिल्म बना लेता है। पृष्ठ तनाव के गुण के कारण पानी की यह खुली सतह अपना क्षेत्रफल कम करने के लिए अंदर की तरफ सिकुड़ती है, जिससे ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। 43 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का यंग प्रत्यास्थ गुणांक सबसे अधिक है। देख के आए हैं, रबड़, तांबा, इस्पात, स्टील जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, पॉइज निम्नलिखित में से किसकी भौतिक राशि का मात्रक है। ऊपर देख के आए थे, श्यानता का ये मात्रक हो जाएगा पॉइज मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, 1 जूल कार्य कितने अर्ग के बराबर होता है। 10 की 7 अर्ग के ये बराबर होता है। ये क्वेश्चन भी कल वाली वीडियो में आया था। आगे चलते हैं, इसका सीजीएस याद रखना भाई, यह कार्य का एसआई से सीजीएस पद्धति में रूपांतरण है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है मेरे भाई। 46 कह रहा है यदि जूल में साबुन का घोल मिला दिया जाए तो जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये पढ़ लेना मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है। 47 कह रहा है मेरे भाई, किसी द्रव में गहराई
बढ़ने पर उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी द्रव में, मतलब द्रव पानी है, सिंपल सी बात है। अब इसकी गहराई बढ़ेगी, ठीक है। द्रव में गहराई बढ़ाने पर या फिर बढ़ने पर उसका प्रेशर क्या होगा? प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जाहिर सी बात है प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, दाब बढ़ता है। किसी स्थिर द्रव के अंदर जैसे जैसे गहराई बढ़ती है वैसे वैसे द्रव का दाब जो है बढ़ता है मेरे भाई। 48 को देख लेते हैं। 48 क्या कह रहे हैं? 48 कह रहा है आर्कमंडीज का सिद्धांत निम्नलिखित पे किस पर लागू नहीं होता? तो आर्कमंडीज का जो सिद्धांत है इनमें से किस पर लागू नहीं होता है? किस पर लागू नहीं होता है? हवा में उड़ते गुब्बारे पर जो है ये लागू नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है। थोड़ी सॉरी हवा में नहीं आएगा, निर्वात में आएगा मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आर्कमंडीज का सिद्धांत केवल तरल पदार्थों, द्रव और गैस पर लागू होता है, निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता, इसीलिए वहां कोई उत्प्लावन बल कार्य नहीं करता मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? 14 कह रहा है श्यानता विस्कोसिटी का गुण मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है भाई? द्रवों और गैसों में पाया जाता है, सिंपल सी बात है। केवल ठोसों में नहीं, केवल द्रवों में नहीं, द्रवों और गैसों दोनों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे हिसाब से। इस बार जो है मैंने काफी अच्छे तरीके से आपको यहां पर देने की कोशिश की है, इससे बेटर मैं आपके लिए कर भी नहीं पाऊंगा भाई। जितना मेरा सामर्थ्य है उतना ही मैं कर सकता हूं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और लाइक और शेयर कर दिया करो मेरे भाई, वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे भाई, ठीक है। बहुत सारी मेहनत लगती है सिर्फ एक वीडियो को बनाने में मेरे भाई, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना फीडबैक जरूर देना, वीडियो आपको कैसी लगी मेरे भाई, ठीक है। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा मोटिवेट मुझे भी कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब क्या करूँ, अपनी तारीफ खुद ही करनी पड़ती है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मंडे वाली क्लास में। मंडे को हम जो है चौथा चैप्टर करेंगे, और यकीन मानिएगा अगले वीक जो है हम फिजिक्स के 10 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, और फिजिक्स को जो है कंप्लीट कर देंगे मेरे भाई, ठीक है। एक चीज मैंने नोटिस की है, कुछ भाई बहन बोल रहे थे कि क्वेश्चनों की संख्या कम रखो मेरे भाई, ठीक है। समझ पा रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगली बार से क्वेश्चनों की संख्या मैं कम ही रखूंगा मेरे भाई, ठीक है। मंडे से हम क्वेश्चनों की संख्या कम कर देंगे मेरे भाई, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।